नमस्कार। आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को गांधी जयंती की बधाइयां देना चाहता हूं और एक विश्व के एक महान और हमेशा से कई लोगों के आदर्श रहे लीडर पर्सनालिटी को मैं अपना ट्रिब्यूट भी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वन धन स्कीम से शुरू करते हैं। क्या है ये स्कीम? देखिए, वन धन स्कीम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड का। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की अपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे टॉप बॉडी है जो ट्राइबल मैटर्स को आदिवासी लोगों के हित में काम करती है। ठीक है। अब वन धन स्कीम लॉन्च हुई थी 14 अप्रैल 2018 को। वन धन स्कीम का मतलब क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है? तो देखिए, वन धन स्कीम का लक्ष्य है कि जो ट्राइबल इनकम होती है, जो आदिवासी लोगों की आय होती है, उसे बढ़ाया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। बेसिकली आप सभी जानते हैं ट्राइबल लोग की आय कहाँ से होती है? वो जंगल के ही जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बेचते हैं बाहर मार्केट में और उससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो वन धन स्कीम उनकी इस आय को बढ़ाने का एक प्रोग्राम है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, जो कि नोडल डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और ट्राइफेड यहाँ पे नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा और इसके साथ साथ मतलब कहने का मतलब इस स्कीम में कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल किया गया है जो इन द लास्ट ट्राइबल अफेयर्स के लिए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। लोकल में मतलब जहाँ पे ये स्कीम चलेगी वहाँ पे केंद्र बनाए जाएंगे। उन केंद्र को मैनेज कौन करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो ट्राइबल्स का, जो आदिवासी लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा वो क्या मैनेज करेगा? केंद्र मैनेज करेगा। तो केंद्र हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो टॉप पे है ही, ट्राइफेड हो गया, है ना। तो ये सब मिल करके वन धन स्कीम को चलाएंगे। अब देखिए ये स्कीम काम कैसे करेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि 30 आदिवासी लोगों का 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है। कितने? 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब देखिए ये करेंगे क्या? इनका काम होगा सबसे पहले स्किल अपग्रेडेशन करना। स्किल अपग्रेडेशन करना मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनकी स्किल को बढ़ाना और वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन में मदद करना। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे लाएं या आप उसे बना रहे हैं और उसे बिना पैकिंग के बेच दें, है ना, तो उसका दाम कम हो जाएगा कि नहीं? या बिना पैकिंग के बेच दें या बिना उसे फर्निश किए बेच दें तो उसका दाम कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन आप उसी चीज़ को फर्निश करके एकदम एक ब्रांड के रूप में और उसे पैक वगैरह करके बाहर मार्केट में ले जाते हैं तो उसका दाम काफ़ी बढ़ जाता है। तो सेम यही प्लान है हमारी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ये जो सामान जंगलों से इकट्ठा करते हैं या कई प्रकार के मेडिसिन्स के बारे में इन्हें पता होता है, जड़ी बूटी वगैरह, तो इसे ये बाहर मार्केट में ऐसे ही रॉ मटेरियल की तरह बेच के चले जाते हैं, उससे उन्हें ज़्यादा इनकम नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ये प्लान है कि इनकी वैल्यू एडिशन में मदद करना, इनकी स्किल को बढ़ाना, ऐसा करना कि ये उसको एकदम फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके बाहर मार्केट में बेचें। ठीक है। ये अपने स्टेट में भी इस प्रोडक्ट को अपने बेच सकते हैं और बाहर के स्टेट्स में भी बेच सकते हैं। ठीक है। और लगभग इस तरह के 3000 सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे इन्हें ये सब स्किल अपग्रेडेशन की टेक्निक और वैल्यू एडिशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी एक ऐसा टर्म है जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हैं श्री श्रीपद येसो नाइक, उन्होंने कहा कि भाई एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अच्छा हाँ, एक बात आप और जान लीजिए, यह महाराष्ट्र के ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाएगा। अब देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब क्या है? नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। नेचुरल कहने का मतलब जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ होती हैं और उसके बाद मतलब यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। नेचुरल जड़ी बूटियाँ हो गई, योग हो गया, योगा हो गया,
इन सब के माध्यम से इलाज किया जाता है डिसऑर्डर्स का। तो ये होता है नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का जो मैंडेट है वो ये है कि नेचुरोपैथी और योगा ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाए इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। किसे? इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। और जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन पेशेंट्स का नेचुरोपैथी द्वारा इलाज किया जाए। और साथ ही साथ नेचुरोपैथी में एक चीज़ और, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एक चीज़ और कही गई है कि जो आदिवासी लोग हैं जिन्हें थोड़ा नेचुरोपैथी के बारे में ज़्यादा पता होता है, आदिवासी लोगों के बारे में घरेलू इलाज उन्हें बहुत पता होता है आदिवासी लोगों को, तो उनके इस नॉलेज का यूज़ करेंगे वो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल सेंटर में, और उन्हें और ज़्यादा स्किल्ड बना करके एज ए उन्हें जॉब प्रोवाइड कराएंगे और उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके जो नॉलेज हैं उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के बारे में। नेक्स्ट एक टर्म और काफ़ी इस समय चर्चा में है, करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्राउड बॉयज़ कौन है। देखिए, अमेरिका में एक ग्रुप है, ये क्या है? ग्रुप है। तो बेसिकली इसे एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया गया है जो अमेरिका की एजेंसी है FBI द्वारा। तो ये क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं और इनके कुछ मतलब फंडे हैं, इनके कुछ क्या है? फंडे हैं। फंडे कहने का मतलब प्रिंसिपल्स कि अमेरिका में ये चीज़ गलत हो रही है, तो उसके बेसिस पे ये प्रोटेस्ट करते हैं। ये ट्रांसजेंडर्स वगैरह को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इन्हें कई बार रेसिस्ट भी कहा गया है कि ये रेसिस्ट ग्रुप है, कोई सही ग्रुप नहीं है, बट फिर भी इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्राउड बॉयज़ अभी इनका नाम पूरे वर्ल्ड में तब फैल गया जब ट्रंप साहब ने, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा था, इनके बारे में बात की। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि प्राउड बॉयज़ कौन है, जबकि वो अमेरिका में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, काफ़ी इनका बड़ा ग्रुप है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंटी डिफेमेशन लीग कहती है कि ये ग्रुप एंटी ट्रांसजेंडर है, एंटी इमाइग्रेशन है, मतलब अमेरिका में दूसरे देश से लोग आएँ ये पसंद नहीं करते। कौन? प्राउड बॉयज़ ग्रुप। ठीक है, तो कुल मिला के इस ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यूज़ नहीं मिले हैं। मैंने भी इनके बारे में काफ़ी सर्च किया, काफ़ी रिसर्च की, तो इनके बारे में निगेटिव ही व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब एक बात और इनके बारे में जान लेने लायक है, वो ये है कि ये जो प्राउड बॉयज़ इन्होंने अपना नाम रखा है, जो डिज़नी फिल्म आई थी अलादीन, आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, तो उसके एक सॉन्ग से इनका नाम लिया गया है, प्राउड बॉयज़। ये एक राइट एक्टिविस्ट ग्रुप हैं। ठीक है, अधिकारों के लिए लड़ने वाले ग्रुप हैं। थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स की बात कर ली जाए। जियो पॉलिटिक्स में आर्मेनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट की आज हम बात करेंगे। तो जैसे आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पे विवाद चलता ही रहता है, वैसे ठीक कुछ वैसे ही विवाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे। देखिए, पिछले एक सप्ताह से नगोर्नो काराबख, ये इमेज में आप देख रहे होंगे, लेफ़्ट साइड पे है आर्मेनिया, राइट साइड पे है अज़रबैजान, और नगोर्नो काराबख इन दोनों के बीच में। तो नगोर्नो काराबख के जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्मेनिया और अज़रबैजान की सेनाओं के बीच मुठभेड़ हुई है और लगभग 100 नागरिक मारे गए हैं। इनके साथ साथ कुछ आर्मेनिया के सैनिक भी मारे गए हैं। अब देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका, ये कैसा है? ये लगभग 1980 में शुरू हुआ था, जब सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स हुआ था। देखिए, आज जो रसिया वगैरह कंट्रीज़ हैं, ये सब पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, रसिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, ये सब। तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो ये सब अपने अलग अलग रिपब्लिक बन गए। तो तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए आप थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो आर्मेनिया और अज़रबैजान ये अलग हो गए। अब जब ये अलग हो गए तो उस समय ये जो नगोर्नो काराबख का क्षेत्र था, इस पे आर्मेनिया ने कहा हमारा हक है और अज़रबैजान ने कहा हमारा हक है। अब इन सारी घटनाओं के बावजूद जो नगोर्नो काराबख की रीजनल पार्लियामेंट थी, मतलब जो वहाँ की क्षेत्रीय संसद थी, नगोर्नो काराबख की जो संसद थी, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है, तो वहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम आर्मेनिया में शामिल होंगे। जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो अज़रबैजान को ये चीज़ सही नहीं लगी। तो अज़रबैजान ने क्या बोलते हैं, वायलेंट रुख अख्तियार कर लिया कि नहीं, आप आर्मेनिया में नहीं शामिल हो सकते, ये क्षेत्र हमारा है। वायलेंस हुआ, बड़ा इसमें हिंसा हुई, काफ़ी लोगों की हानि हुई, जान माल की हानि हुई, और 1990s में हज़ारों लोगों की डेथ हुई जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब देखिए,
हालांकि इसके बाद 1994 में क्या हुआ कि आर्मेनिया की सेना ने इस नगोर्नो काराबाख क्षेत्र पे किसी तरह से क्या कर लिया, अपनी पकड़ मजबूत कर ली, कंट्रोल कर लिया। उसके बाद रसिया ने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच सीज़ फायर करवा दी, ठीक है, कहने का मतलब युद्ध बंद हो गया। लेकिन फिर भी तब से आर्मेनिया, तब भी इसे अपना रीजन, आर्मेनिया का तो खैर इस पे कंट्रोल है ही, लेकिन तब भी अजरबैजान इस पे अपना कंट्रोल बताता है। और इसी को लेके पिछले वीक में जो हिंसक मुठभेड़ हुई दोनों देशों के बीच, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE मिन्स्क ग्रुप, जिसकी जिसका चेयरमैन फ्रांस, रशिया एंड US हैं, जिनके चेयरमैन कहने का मतलब जिनकी अध्यक्षता फ्रांस, रशिया और US करते हैं, इस ग्रुप की, OSCE की, उन्होंने ये दोनों देशों से बात की और कहा कि आप एक पीस एग्रीमेंट में आ जाओ, बट इसका कोई अभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। तो ये रही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही कॉन्फ्लिक्ट की बात। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप दिए गए मेल पे मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। मिलते हैं कल।